हेलो गाइस, मैं सुनील पारी इंडियन टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी जो सीरीज चल रही है वो है डीसी जनित्र। इसके अंदर लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, तो आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। तो पूरा हर क्वेश्चन के बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे कि इसका उत्तर क्यों आता है और किस प्रकार आता है। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, यानी इलेक्ट्रिकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये क्वेश्चन। जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो, तो उन्हीं के बारे में अपनी इस वीडियो में बातें कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, देखिए आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। दक्षिणावर्त घूमती हुई एक भारित डीसी जनित्र में दो ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र के प्रचालन के लिए बस खाली स्थान को शिफ्ट करना होता है। यानी कि मेरे पास कोई जनित्र है, इस प्रकार घूम रहा है। मेरे पास जो डीसी जनित्र है वो किस प्रकार घूम रहा है, इस प्रकार। और अगर वो घूमेगा तो उसका एमएनए जो होता है, क्या होता है एमएनए, वो घूमने वाली दिशा की तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा घूम जाता है। जीएनए तो वहीं पर रहेगा क्योंकि जीएनए होता है पोलों के मध्य, और पोल कभी भी चेंज नहीं होती। पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है घूमने की दिशा में थोड़ा इस प्रकार हो जाता है। किस प्रकार, ये देख लीजिए। ये मेरे पास क्या है, दो पोल, एन पोल और एस पोल। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था इस प्रकार। जब ये जनित्र इस प्रकार घुमा तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस प्रकार हो गया, इस प्रकार, इस प्रकार, थोड़ा ऐसे उठा हुआ ऐसे। इसकी वजह से जो एमएनए होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और जीएनए बीच में रहता है, तो इतना डिग्री खिसक जाता है लगभग। तो मुझे क्या करना पड़ता है, वर्षों को थोड़ा एमएनए पे सेट करना होता है। तो एमएनए गया आगे, तो वर्षों को भी कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, एमएनए पर। और ये घूमता किस तरफ है, जिस तरफ जनित्र की क्या होती है, गति। और ये बता क्या रहा है, गति किस तरफ हो रही है, दक्षिणावर्त। तो मुझे वर्षों को भी किधर घुमाना पड़ेगा, दक्षिणावर्त। इसका उत्तर क्या आएगा अपने पास, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तुल्यकालिक बार का मुख्य कार्य दो ओवर कंपाउंड डीसी जनित्र के समानांतर प्रचालन को खाली स्थान बनाना होता है। स्थायी, संभव, नियमित, चिकना। चिकना बनाने से कोई मतलब नहीं है, नियमित बनाने से कोई मतलब नहीं है। एक तो मेरे पास ऑप्शन बचे दो, या तो मेरे पास पॉसिबल करना होगा या मुझे स्टेबल करना होगा। अगर मेरे पास कोई भी सीरीज वाइंडिंग हो, क्या कौन सी वाइंडिंग, सीरीज, तो इसके अंदर करंट की दिशा क्या होती है, बार बार चेंज। लोड के साथ सीरीज वाइंडिंग की जो करंट होती है वो चेंज होती है। वो चेंज होगी तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स। अब मुझे फ्लक्स को कंट्रोल करना है, अब ताकि जो मेरे पास डीसी जनरेटर चल रहे हैं वो समान वोल्टेज उत्पादन करे, वो समानांतर में तुल्यकालिक रूप से चलते रहें। अगर एक भी डीसी जनरेटर ने कम या ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर दी तो ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करने वाला जनरेटर की भांति, और जो कम वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है वो किसी भांति काम करेगा, मोटर की भांति। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, तुल्यकालिक बार लगानी पड़ती है। ये तो होगी बात इसकी। तो उसको मुझे क्या करना पड़ता है, स्थायी करना होता है, ताकि दोनों की जो वोल्टेज है वो क्या रहे, स्थायी रह जाए, वो दोनों बराबर चलते रहें, बराबर लोड वहन करें। इसलिए मुझे उनको क्या करना पड़ता है, स्टेबल। इसीलिए मुझे क्या लगानी पड़ती है, तुल्यकालिक बार। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे पास, स्टेबल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, सामान्य दिशा में सामान्य गति पे चलता हुआ एक डीसी शंट जनित्र आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाने में विफल हो जाता है क्योंकि उसमें कोई भी अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता, आर्मेचर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्षेत्र धारा बहुत ही कम होती है। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। क्षेत्र धारा कम होगी तो वहां पर फ्लक्स क्या बनेगा, कम, और कुछ ना कुछ वोल्टेज उत्पन्न करेगा वो। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगर आर्मेचर का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो भी वहां पे आर्मेचर तो किसको काट रहा है, फ्लक्स को, और वहां पे क्या पैदा होगा, ईएमएफ कम हो जाएगा, ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा आर्मेचर के अंदर। बात तो इतनी है ना, यानी ईएमएफ उत्पन्न तो ये भी करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। ये क्या बोल रहा है, आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाने में क्या हो जाता है, विफल, यानी ईएमएफ उत्पादन नहीं करता। अगर उसके अंदर कोई भी पोल नहीं है, यानी कोई भी चुंबक नहीं है, तो वो क्या नहीं बनाएगा, ईएमएफ नहीं बनाएगा। इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, गतिज रूप से ईएमएफ उत्पन्न करने हेतु
निम्नलिखित में से खाली स्थान आवश्यक है। एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक, क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति, उपरोक्त सभी। यानी कि मेरे पास अगर मुझे ईएमएफ उत्पादन करना है तो मुझे वहां पे क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र आ गया मेरे पास, उसको काटने के लिए मुझे क्या चाहिए, चालक। अगर चालक मेरे पास आ गया, अगर गति नहीं करेगा तो वो फ्लक्स को काटेगा नहीं, तो मुझे वहां पे क्या चाहिए, क्षेत्र और चालक के अंदर सापेक्ष गति। यानी कि एक चीज स्थिर तो एक गति करना चाहिए, दोनों की गति में क्या रहना चाहिए, दोनों की गति में क्या रहना चाहिए, अंतर। तभी वहां पे क्या पैदा होगा, ईएमएफ। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है इसके, राइट, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, एक्यूरेट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव खाली स्थान का उपयोग करके पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। केवल क्षतिपूरक कुंडलन का उपयोग करके, इंटरपोल का उपयोग करके और कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों का उपयोग करके। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन। यह आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। ये मैं आपको पिछली जो अपना बैक का वीडियो रहा था उसके अंदर समझा भी चुका हूँ। एक तो मेरे पास होता है कार्बन के ब्रश का उपयोग करके, यानी ब्रशों का आर का मान ज्यादा करके मैं क्या कर सकता हूँ, आर्मेचर प्रतिक्रिया को खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। एक मेरे पास होता है इंटरपोल का उपयोग करके भी मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त कर सकता हूँ। एक होता है मेरे पास क्षतिपूरक कुंडलन का उपयोग, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाकर उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है, इंटरपोल वाला। और उसके बाद 2 नंबर कौन सा आता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाला। और इसके ऑप्शन दोनों क्या है, राइट। इसी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, स्प्लिट रिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ खाली स्थान है, सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो स्प्लिट रिंग किसकी बनाई जाती है, तांबे की। किसकी बनाई जाती है, तांबे की। इसके अंदर समझाने वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य एक डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध खाली स्थान के क्रम का होता है 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम। तो आर्मेचर का प्रतिरोध न्यूनतम रहना चाहिए जितना कम हो सके। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 1 ओम। यानी आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। इतना कम होता है ताकि वो आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाए, बहुत ही कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कुंडलियों के अंतःशिरों के मध्य जनित विभवांतर खाली स्थान के द्वारा आउटपुट टर्मिनलों को संचालित करता है। आर्मेचर, ब्रश, दिक् परिवर्तक, क्षेत्र ध्रुव। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यानी मेरे पास ये आर्मेचर था, उसके अंदर क्या पैदा हो रहा था, ईएमएफ। मैं चाहता हूँ इसको बाहर ले लूँ, तो बाहर किसके माध्यम से लूंगा, आर्मेचर के द्वारा नहीं, ब्रश के द्वारा। हाँ, किसके द्वारा लिया जाएगा बाहर, ब्रश के द्वारा। इसका उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान के रूप में संयोजित डीसी जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व का विद्यमान होना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो जितने भी स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं उनके अंदर मुझे क्या चाहिए, थोड़ी बहुत रेजिडुअल मैग्नेट चाहिए। कौन सी मैग्नेट, रेजिडुअल मैग्नेट। पर मेरे पास जो पृथक उत्तेजित जनित्र होता है उसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, अलग से सप्लाई लगाता हूँ, बैटरी लगाता हूँ अलग से। यहाँ पे क्या जोड़ दी मैंने, बैटरी। और यहाँ से मैं क्या घुमा लेता हूँ, आर्मेचर। तो यहाँ पे मुझे रेजिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं होती। इसका उत्तर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ये भी स्व उत्तेजित होता है, संट जनित्र। और सीरीज भी क्या होते हैं, स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनित्रों के संतोषजनक प्रचलन के लिए तुल्यकालिक रिंग की आवश्यकता होती है। ये तो मैं बता भी चुका हूँ। जिसके अंदर सीरीज वाइंडिंग आएगी उस वहां पर मुझे क्या चाहिए, इक्विलाइजर बार चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज है, सोल्यूशन क्या पसंद नहीं होती, तुल्यकालिक बार की आवश्यकता नहीं होती। सीरीज के अंदर होती है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, लोड घटेगा तो वोल्टेज घटेगी, ओवर कंपाउंड जनित्र के अंदर। तो इसके अंदर भी क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग। तो मुझे यहाँ पे
वोल्टेज बराबर नहीं मिलती, लोड के साथ चेंज होती है। तो इन दोनों के अंदर तो चाहिए मुझे फ्लैट कंपाउंड। फ्लैट का मतलब होता है स्थिर, ये सीधी रेखा, यानी लोड बढ़े या घटे उसके साथ उसकी वोल्टेज क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे तुल्यकालिक बार की आवश्यकता नहीं होती। सी ऑप्शन, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। सीरीज में होती है, ओवर कंपाउंड में होती है, अंडर कंपाउंड के अंदर भी मुझे तुल्यकालिक बार की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मशीनों में प्रयोगात्मक रूप से यह हो सकता है कि विभिन्न समानांतर पथों में प्रेरित ईएमएफ एक समान नहीं है। यह बरस आरंभ धाराओं में असमानता का कारण होता है। यह ताम्रानी में वृद्धि कर देगा। इन प्रभावों को खालिस्तान के प्रयोग से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन मतलब बता देता हूँ। मेरे पास कोई फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो फील्ड वाइंडिंग। अगर इन दोनों में करंट अलग अलग गई तो यहाँ पे जो चुंबक बनेगी और यहाँ पे जो चुंबक बनेगी वो क्या होगी, अलग अलग। क्या होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए मुझे, मैं चाहता हूँ इन दोनों में जो करंट जा रही है वो क्या जाए, इक्वल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन दे लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या है, क्षतिपूरक कुंडल, इंटरपोल, तुल्यकालिक रिंग, इनमें से सभी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, इक्विलाइजर बार का उपयोग समानांतर में प्रचालन के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। क्या आएगा इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये समझा भी चुका हूं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल को लगाने का तात्पर्य खालिस्तान होता है मोटर की गति बढ़ाना, काउंटर ईएमएफ बढ़ाना, मुख्य क्षेत्र के सामर्थ्य को घटाना, दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग को खत्म करना। देखिए, मोटर की गति अपन प्राइम मूव से बढ़ा सकते हैं, ये तो नहीं आएगा। काउंटर ईएमएफ बढ़ाना, जो वहां पे पैदा हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, उसको बढ़ाना, तो उस गति को कम ज्यादा करके मैं बढ़ा सकता हूँ वहां पर, तो ये भी नहीं आएगा। मुख्य क्षेत्र के सामर्थ्य घटाना, घटाएंगे तो ईएमएफ कम पैदा होगा, अपने ऐसा करेंगे क्यों। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। यानी मेरे पास जो कम्यूटेटिव स्पार्किंग हो रही है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, उसको खत्म करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, इंटरपोल, ताकि मेरे पास आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो। इसलिए क्या लगाया जाएगा वहां पे, इंटरपोल। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी ऑप्शन एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक डीसी जनरेटर में इंटरपोल क्षेत्र कुंडलियां खालिस्तान में जुड़ी होती हैं। यानी इंटरपोल कहाँ पे लगी होती हैं, पहली बात तो लगा ये पोल पे लगे होंगे। यहाँ पे इनकी इंटरपोल, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, इंटरपोल। और इनकी जो कनेक्शन है वो आर्मेचर क्या होते हैं, सीरीज के अंदर। आर्मेचर कौन से क्रम में होंगे, सीरीज के अंदर। तो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होती हैं। उत्तर क्या रहेगा इसका, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक डीसी जनरेटर को इंटरपोल और क्षतिपूरक कुंडलन प्रदान की जाती है। आर्मेचर परिपथ के सापेक्ष ये दोनों वाइंडिंग खालिस्तान होंगी। सीरीज में, समानांतर में, श्रेणी समानांतर दोनों में, समानांतर या समानांतर श्रेणी दोनों में। इसका उत्तर क्या रहेगा, सीरीज में। अभी बताया मैंने, चाहे इंटरपोल हो चाहे कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों ना हो, दोनों की दोनों आर्मेचर सीरीज में लगी होगी, पर उनमें जो टर्नों की संख्या होती है वो क्या होती है, उल्टी। ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी और इसमें क्या होगी, उल्टी। टर्न की संख्या क्या होगी, उल्टी, यानी करंट की दिशा क्या जाएगी, उल्टी जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, यदि डीसी मशीन में कुंडली में धारा का उल्टाव आदर्श या रेखीय कम्यूटेशन की अपेक्षा तेज है, तब कम्यूटेशन खालिस्तान कहलाता है। यानी कम्यूटेशन, जो उसके अंदर करंट की दिशा परिवर्तित हो रही है वो क्या हो रही है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, त्वरित। तो उसका कम्यूटेशन किस प्रकार होगा, त्वरित कम्यूटेशन, तेज तेज होगा। और धीरे हो तो अवमंदन, और उससे भी धीरे हो तो क्या होगा, अंडर। और आदर्श क्या हो, एक लेवल पर। तो इसका तो क्या रहेगा उत्तर, सी ऑप्शन एक्यूरेट, जल्दी जल्दी कम्यूटेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कुंडली के लिए सुपर इनेमल तांबा तार उपयोग किया जाए, लेकिन तार का प्रतिरोध खालिस्तान पर डिपेंड करता है। ऑप्शन दे लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी तांबे का तार उपयोग किया जा रहा है,
उसका जो प्रतिरोध है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर? हाँ करता है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। लंबाई पे करता है, एरिया पे करता है और पदार्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लंबाई पे करता है, एरिया पे करता है, चालक के पदार्थ पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे करता है। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, मध्य उंगली और तर्जनी तीनों के मध्य कोण कितना होता है? ये अंगूठा हो गया मेरे पास, ये उंगली हो गई, ये मध्य उंगली होगी, तो यहाँ पर कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। इन दोनों के मध्य 90 डिग्री, इनके मध्य भी 90 डिग्री, इन तीनों के मध्य समकोण होना चाहिए। तो क्या रहेगा? एक दूसरे के पारस्परिक रूप से समकोण पर। ये तो नियम आप पढ़ भी चुके हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र में पोल से खालिस्तान के द्वारा जकड़े रहते हैं, यानी जो पोल शू है ये तो हो गए पोल कोर, यहाँ पे लगाए जाएंगे पोल शू। तो ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? यहाँ पे क्या लगाते हैं? एक स्क्रू। स्क्रू होता है किस प्रकार का वो बता देता हूँ। स्क्रू होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का, यानी यहां से थोड़ा ये इस प्रकार होता है शंकु के आकार का। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर शैंक स्क्रू। किसके द्वारा जुड़ा होता है? काउंटर शैंक स्क्रू के द्वारा जुड़ा होता है, ताकि ये पूरा स्क्रू इसके अंदर चला जाए, इसके बराबर में रहे, ताकि आर्मेचर घूमेगा तो उसको टच नहीं करे, इसके बराबर क्या कर ले, जगह बना ले। तो वो होता है काउंटर शैंक स्क्रू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, खालिस्तान के प्रयोग के द्वारा ब्रश संपर्क प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके मैं ब्रश का जो संपर्क प्रतिरोध है वो कम कर सकता हूँ? ब्रश का एरिया कम करके। अगर ब्रश का एरिया कम करूंगा तो आर का मान बढ़ जाएगा, ये तो नहीं होगा। ब्रश का एरिया बढ़ा दूंगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध फॉर्मूला क्या है मेरे पास? आर बराबर रो एल बटे ए। एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, इसका ये तो सही है। ब्रश का तनाव ज्यादा करके, अब ब्रश का तनाव ज्यादा करूंगा तो संपर्क के बीच में, यानी ये मेरे पास क्या कम्यूटेटर और यहाँ पे क्या लगा ब्रश, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दिया तो इसको पूरा टच करेगा वो, तो वहां पे बीच में कोई गैप नहीं रहेगा और विद्युत धारा आसानी से गुजर जाएगी। इसका उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही। अगर ब्रश का एरिया कम करूंगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यहाँ पे ब्रश तनाव कम करूँ तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पोल कितने मेरे पास? 6। कोई डीसी मशीन है, 90 डिग्री क्या उसकी मैकेनिकल डिग्री, तो मैं चाहता हूं मुझे विद्युत डिग्री याद करनी है। ये याद करने के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास P बटे 2, यानी पोल का आधा इंटू यांत्रिक डिग्री। यांत्रिक कितनी है? 90 डिग्री, तो 90 कर दूं। पोल कितने मेरे पास? 6। 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो क्या हो गया मेरे पास? 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270 डिग्री। क्या रहेगा? 270 डिग्री यांत्रिक। ठीक है, डीसी मशीन में इंटरपोल टेपर आकार में होते हैं, जिसका परिणाम होता है साधारण डिजाइन, भार में कमी। डिजाइन से कोई मतलब नहीं है, डिजाइन दिखाई अपने को, वहां पे क्या करना है? कुछ नहीं करना। भार में कमी, तो टेपर करूं या आगे से कुछ भी करूं, भार में कमी नहीं आने वाली। कम्यूटेशन के त्वरण में वृद्धि, यानी जल्दी जल्दी कम्यूटेशन होगा, इसमें वृद्धि करने के लिए मैं क्या करता हूं? टेपर। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक डीसी शंट जनित्र खाली स्थान पर अधिकतम वोल्टेज देगा, शून्य भार पर, पूर्ण भार पर, अर्धपूर्ण भार पर, इनमें से कोई नहीं। देखो अर्धपूर्ण भार के ऊपर अधिकतम वोल्टेज नहीं देगा वो, क्योंकि अंदर उसे क्या होगी, लोड के अनुसार करंट बहेगी, तो अंदर क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप, ये तो नहीं आएगा। फुल लोड पर, अगर लोड मैंने फुल कर दिया तो करंट फुल बहेगी उसके अंदर, और करंट फुल बही तो मेरे पास जो आर्मेचर है उसके अंदर आर्मेचर की ड्रॉप है IA RA, आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो वहां पे ड्रॉप भी बढ़ जाएगी, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम। तो ये भी नहीं आएगा। तो उत्तर से एक्यूरेट क्या रहेगा मेरे पास? नो लोड पर। नो लोड के ऊपर आर्मेचर ड्रॉप क्या हो जाती है? 0।
तो वहां पे मेरे पास क्या रहेगी, फुल जो जितनी वोल्टेज हो सकती है उतनी वोल्टेज वहां पे रहेगी। तो नो लोड पे क्या रहेगी, अधिकतम वोल्टेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, डीसी मशीन में योक सबसे बाहरी कवर को बनाए रखता है। बॉडी क्या काम करती है, चुंबकीय फ्लक्स हेतु यह खाली स्थान प्रदान करता है। अगर बॉडी नहीं होगी तो यहाँ पे जो पोल है मेरे पास, यहाँ से जाने वाली चुंबक आसानी से जा नहीं पाएगी, यानी यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठंभ, रिलैक्टेंस बढ़ जाएगा इसके लिए, चुंबक के लिए। इसको कम करने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, लोहे की बॉडी। तो निम्न प्रतिष्ठंभ का रास्ता प्रदान करने के लिए यहाँ पे क्या लगी होती है, योक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर की दक्षता का तात्पर्य खाली स्थान है। विद्युतीय दक्षता, यांत्रिक दक्षता, संपूर्ण दक्षता, कुछ नहीं। तो डीसी जनरेटर की दक्षता बोल रहा है वो, तो क्या रहेगा इसका, संपूर्ण दक्षता। उसके अंदर यांत्रिक दक्षता भी आएगी, विद्युतीय दक्षता भी, दोनों आएगी, सब दक्षता आ जाएगी उसके अंदर। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, पूरे डीसी जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो जनरेटरों के संतोषजनक समानांतर प्रचालन हेतु आवश्यक शर्त यह होती है कि उनकी खाली स्थान समान होना चाहिए। किलोवाट आउटपुट रेटिंग, तो आउटपुट से मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने किलोवाट के आउटपुट वो दे रहा है। ड्रूपिंग वोल्टेज अभिलक्षण, ड्रूपिंग जो वोल्टेज अभिलक्षण यानी कि लोड बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर के अंदर क्या बढ़ेगी, ड्रॉपेज, IARA। मैं चाहता हूं कि लोड बढ़े तो दोनों के अंदर आर्मेचर की जो ड्रॉपेज है वो क्या हो, बराबर बराबर, जिससे आउटपुट वोल्टेज पे प्रभाव नहीं पड़े। आउटपुट वोल्टेज क्या रहे, स्थिर, ताकि समानांतर में प्रचालन के लिए मुझे वोल्टेज क्या होनी चाहिए, दोनों की आउटपुट की बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। प्रतिशत नियमन, बराबर होने की आवश्यकता नहीं है, गति भी बराबर होने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके अगर वोल्टेज अभिलक्षण समान है तो अंदर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगी और वो दोनों क्या करते रहेंगे, समानांतर में प्रचालन करते रहेंगे और बराबर लोड वहन कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए शंट जनरेटर का प्रचालन आसान होता है समानांतर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, विद्युतीय की आंतरिक ऊर्जा रूपांतरण खाली स्थान होता है, एक उत्क्रमणीय, एक अनुत्क्रमणीय, समय खपत करने वाली प्रक्रिया, एक बहुत कठिन प्रक्रिया। कौन सी है विद्युतीय यांत्रिक ऊर्जा, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी तो आप लोग विद्युत को यांत्रिक में बदल सकते हो और यांत्रिक को विद्युत में बदल सकते हो, दोनों तरफ चेंज किया जा सकता है। तो क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला क्या है, एक डीसी जनरेटर में एक ट्रिप्लेक्स लेप कुंडलन का दिक् परिवर्तक पिच क्या हुआ। ए के अंदर, लेप के अंदर क्या रहता है, ए बराबर पी, और यहाँ पे है कौन सी, ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स में कितना रहेगा, 3, कितना रहेगा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य भार संतृप्त अभिलक्षण को खाली स्थान अभिलक्षण के नाम से जानते हैं। ये तो मैं बता भी चुका हूँ, नो लोड अभिलक्षण को चुंबकीय अभिलक्षण भी कहते हैं, यानी कि OCC। क्या कहते हैं, OCC। दे देते हैं ऑप्शन। खुला परिपथ, लघु परिपथ, आंतरिक बाह्य। तो खुला है तो खुला परिपथ ही रहेगा, OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, या चुंबकीय अभिलक्षण भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा भी चुका हूं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर में कौन सी हानि भार के साथ परिवर्तित होती है, ताम्र हानि, भंवर धारा, शैथिल्य, विंडेज लॉस। यानी कि मेरे पास जो विंडेज लॉस होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर। शैथिल्य यानी ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, लो हानियां। ये क्या होती है, दोनों दोनों लो हानियां। तो ये भी हमेशा क्या रहती है, स्थिर, कभी भी चेंज नहीं होती, कोई भी मशीन में चेंज नहीं होती। तो बची कौन सी, ताम्र हानि। ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। यानी लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो ताम्र हानि क्या हो जाएगी, I² के समानुपात में चेंज। तो कौन सी हानि चेंज होती है भार के साथ, कॉपर लॉस।
उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक खालिस्तान ऊर्जा रूपांतरण की वह युक्ति होती है जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और उसके विपरीत भी काम करती है। वो कौन सी युक्ति है? तो बता देता हूँ। ऊर्जा रूपांतरण का नियम है, ये एक नियम है, ये कोई युक्ति नहीं है। फैराडे का नियम है, कोई युक्ति नहीं होती। और वैद्युतिक चुंबकीय है, ये भी नहीं होती। वैद्युतिक यांत्रिक एक प्रकार की युक्ति होती है, यानी इसको अपन कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र या मोटर। ये क्या करती है? इसको अगर अपन विद्युत देंगे तो ये मोटर बन जाएगा, जनित्र। अगर इसको अपन घुमाएंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा देंगे, ये क्या देगा अपने को? सप्लाई, यानी क्या बन जाएगा? जनित्र। तो दोनों की भांति काम कर सकता है। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा को बदलती है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, वैद्युतिक यांत्रिक। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिणाम खालिस्तान होता है। ध्रुवों के केंद्र का डीमैग्नेटाइजेशन, इंटरपोल का डीमैग्नेटाइजेशन, इंटरपोल का मैग्नेटाइजेशन, लीडिंग पोल टिप का डीमैग्नेटाइजेशन और ट्रेनिंग पोल टिप का मैग्नेटाइजेशन। और अगला क्या है? लीडिंग पोल टिप का मैग्नेटाइजेशन और ट्रेनिंग पोल का डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यानी कि मेरे पास और ये मेरे पास आर्मेचर प्रतिक्रिया। अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो ये इधर घूम रहा है आर्मेचर, तो मेरे पास जो चुंबकीय बल रेखा इस सीधी जा रही थी वो क्या हो जाएगी? इस प्रकार। तो यहाँ पर तो क्या बढ़ गई? सॉरी, यहाँ पे पोल था मेरे पास, इस पोल के ऊपर वाले भाग में क्या बढ़ गई? चुंबक। नीचे वाले पोल में क्या होगी? चुंबक कम। अगर इधर की बात करूं तो नीचे वाले भाग में चुंबक बढ़ गई, ऊपर वाले भाग में चुंबक क्या होगी? कम। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा? लीडिंग पोल टिप का डीमैग्नेटाइजेशन और ट्रेनिंग पोल टिप का मैग्नेटाइजेशन। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? घूर्णनीय या स्ट्रेय हानियों में खालिस्तान सम्मिलित होता है, केवल लो हानियां। केवल लो हानियां स्ट्रेय हानियों के अंतर्गत नहीं आती। लो हानियां, घर्षण हानियां और विंडेज लॉस, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आएंगे? घूमने में कौन सी आ जाएगी? ये और ये दोनों कौन से? घूमने वाले लॉस। और स्ट्रेय हानि कौन सी होगी? लो हानियां। तो तीनों मिला के कौन से हो गई? घूर्णनीय या स्ट्रेय हानि, तीनों की तीनों हो गई। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। इसके अंदर ताम्र हानि आ चुकी है, ताम्र हानि कभी भी स्ट्रेय हानियां नहीं होती। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि हम एक डीसी जनरेटर की क्षेत्र धारा को बढ़ाते हैं तो इसका ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर क्षेत्र धारा बढ़ाओगे तो इसका ईएमएफ बढ़ जाएगा। यानी क्षेत्र धारा बढ़ाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अनिश्चित रूप से बढ़ता है, कुंडली के जलने तक बढ़ेगा, चुंबकीय संतृप्त तक बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो चुंबकीय संतृप्त होगा ना तब तक उसका बढ़ता रहेगा वोल्टेज। ठीक है, अगला क्या है? बसों को आदर्श रूप से खालिस्तान के साथ स्थापित किया जाता है। ये तो बता भी चुका हूं, एमएनए पे स्थापित करते हैं। कहां पे करते हैं? एमएनए पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडलन की प्रकृति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अगर पिच, पस पिच, दिक् परिवर्तक पिच, पोल पिच। तो अगर मेरे पास कोई डीसी मशीन है, उसकी आर्मेचर कुंडली की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पे अगर पिच, पस पिच से कोई मतलब नहीं है, ना पोल पिच से। क्या आएगा इसका उत्तर? बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, दिक् परिवर्तक पिच। यानी कम्यूटेटर के बीच में जो पिच होगी उसी के आधार पे अपने आर्मेचर कुंडली के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण फ्लक्स वितरण एमएनए को स्थिर बनाए रखता है, घूमने की दिशा में घुमा देता है, घूमने की दिशा के विपरीत में घुमा देता है, 45 डिग्री विपरीत दिशा में घुमा देता है। तो अभी मैंने बताया था, अगर मेरे पास कोई जनरेटर ऐसे घूम रहा है तो चुंबकीय बल इस प्रकार जा रही है, तो इसको किस तरफ घुमा देगा? इस प्रकार। यानी एमएनए थोड़ा इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, घूमने की दिशा में एमएनए खिसक जाएगा, तो घूमने की दिशा में घुमा देता है। ठीक है, ये तो बता भी चुका हूं। ये देखिए,
इसका डाटा क्या है, फिक्स है लगभग, तो इस डाटा को आपको याद करना है। एक डीसी शंट मशीन की क्षेत्र कुंडलन मशीन में सामान्य निर्धारित धारा का खाली स्थान वहन करती है। यानी मेरे पास मशीन कौन सी, शंट मशीन, और उसके अंदर जो शंट फील्ड है वो कितनी करंट लेती है, तो शंट फील्ड हमेशा नियत करंट लेती है, लगभग ज्यादा नहीं लेती, थोड़ी बहुत लेती है। उसका मान होता है लगभग 2 से 5%। कितना होता है, 2 से 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, डीसी मशीन एक खाली स्थान होती है, चालन मशीन, संवहन मशीन, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। तो डीसी मशीनें हमेशा चलती रहती हैं, तो ये क्या होती है, कंडक्शन मशीन, चलती रहती है हमेशा, चलेगी तभी काम करेगी, वरना काम ही नहीं करती। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, चालक स्थिर है और क्षेत्र चेंज हो रहा है, तो जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो किस प्रकार का होगा, सिद्धांत क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ, डीसी जनरेटर के अंदर क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर, और चालक क्या होता है, घूमता है। और यहाँ पे क्या बोल रही है, चालक को स्थिर कर दिया और मैं घुमा किसको रहा हूँ, क्षेत्र को, चालक क्या है, स्थिर, तो कौन सा ईएमएफ पैदा होगा, स्थिति जन्य ईएमएफ। कौन सा, स्टैटिक जन्य ईएमएफ, ठीक है, स्टैटिक जो ईएमएफ पैदा होगा वो होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे चालक घूम रहा होता तो कौन सा होता मेरे पास, गतिज जन्य ईएमएफ, गतिज वाला। तो यहाँ पे कौन सा होगा, स्थिति जन्य ईएमएफ। ऑप्शन देख लेते हैं बार। ऑप्शन क्या है, वास्तविक प्रेरित ईएमएफ, गतिज प्रेरित ईएमएफ, स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ। उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। सोचने की बात ही नहीं है, सीधा उत्तर क्या आएगा, स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ। अगला क्या है, चालक परिवर्तित होता है और क्षेत्र क्या है, स्थिर। यहाँ पे घूम कौन रहा है, चालक, स्थिर कौन है, क्षेत्र। डीसी जनरेटर की बात कर रहा है, और डीसी जनरेटर में कौन सा पैदा होता है, गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसे उल्टा होता तो क्या आता है इसका, स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ, जो क्वेश्चन अपन ने अभी पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजी यानी जनित ईएमएफ और ईबी यानी बैक ईएमएफ दोनों होते हैं। अगर मेरे पास जनित्र आ जाए तो वहां पे जो प्रेरित होगा उसको अपन कहते हैं ईजी। अगर मोटर आती तो वहां पे जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं अपन, बैक ईएमएफ। तो दोनों हो तो उत्पन्न ही रहे हैं ना, प्रेरित हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, प्रेरित। जो प्रेरित होने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा समान। तो ईजी और ईबी दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगला क्या है, एक डीसी मशीन में कौन सा पैरामीटर समान रहता है, चाहे एक डीसी मोटर की तरह चले या एक डीसी जनरेटर की तरह चले। अगर दोनों चल रही हैं तो वहां पे फ्लक्स कटेगा, क्या कटेगा, फ्लक्स, और फ्लक्स कटेगा तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेरित ईएमएफ, यांत्रिक शक्ति, आर्मेचर धारा निर्धारित नहीं की जा सकती। देखिए आर्मेचर धारा की बात करूं तो एक के अंदर एंट्री लेगी, एक के अंदर बाहर निकलेगी। डीसी जनरेटर जो होता है उसके अंदर तो बाहर निकलेगी, और जो मोटर होती है उसके अंदर एंट्री लेगी, तो ये तो दोनों समान नहीं होते। यांत्रिक शक्ति, तो डीसी जनरेटर के अंदर अपनी यांत्रिक शक्ति देते हैं और मोटर से अपन लेते हैं, तो ये भी सेम नहीं है। तो दोनों के अंदर ईएमएफ प्रेरित होता है, तो क्या आएगा इसका उत्तर, बी सॉरी ए ऑप्शन। प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, दोनों में समान। अगला क्या है, डीसी जनरेटरों में आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिणाम खाली स्थान होगा, स्लिप में वृद्धि होगी। स्लिप में वृद्धि होगी, लघु पतित, खुला पतित, जनित ईएमएफ में कमी। अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो वहां पे हमेशा और हमेशा ईएमएफ में कमी होती है, क्योंकि या तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, उसकी वजह से फ्लक्स का मान कम और ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसके ईएमएफ के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमी। ऑप्शन क्या रहेगा इसका एक्यूरेट, डी ऑप्शन। स्लिप में वृद्धि नहीं होती, लघु पतित भी नहीं होता, खुला पतित भी नहीं होता। अगला क्या है, एक डीसी जनरेटर की ध्रुवता खाली स्थान के द्वारा उल्टी जा सकती है। ये सेम क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं। क्षेत्र धारा को उल्टकर, क्षेत्र धारा को बढ़ाकर, वैद्युतिक धारा के साथ घूमने की दिशा बदलकर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोनों साथ चेंज करेंगे तो वहां पे कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर क्षेत्र धारा को बढ़ा देंगे तो वहां पे फ्लक्स का मान कम ज्यादा और ईएमएफ भी क्या होगा, कम ज्यादा। तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो क्षेत्र धारा को पलट कर मैं वहां पे पोल परिवर्तित कर सकता हूँ
उससे क्या पलट जाएगी, उसकी पोलरिटी यानी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। तो आज अपन इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। लगभग 144 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कर लिए। इससे आगे अपन करेंगे अगले वाली वीडियो में बात। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक्स, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।